वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो दोस्तों, अगर आप लोग डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग एडमिशन फॉर एकेडमिक ईयर 2024-25 में एडमिशन लेने वाले हो, तो आज की वीडियो में मैंने कुछ डाउट्स पिकअप किए हैं, उनके जवाब आज के वीडियो में मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। तो आपके जो भी डाउट्स है वो आज की वीडियो में आप लोग देख सकते हो। अगर आज की वीडियो में आपका डाउट पिक नहीं किया गया है तो आप फिर से एक बार कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हो, जिससे कि आने वाले वीडियोस में मैं आपका क्वेश्चन भी पिक कर लूँगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में जो सबसे पहला डाउट है वो ये है, वेरिफिकेशन होने के बाद क्या करना है, इसका वीडियो बनाओ। ठीक है, तो वेरिफिकेशन आपका सक्सेसफुली हो जाने के बाद, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाने के बाद, फिर उसके बाद आपकी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आ जाती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के 1-2 दिनों के बाद। अभी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के अंदर आपको आपकी सारी डिटेल्स चेक करनी है, आपके मार्क्स, आपका नेम, जेंडर, कैटेगरी, सारी डिटेल्स चेक करनी है। अगर आपकी सारी डिटेल्स सही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आपके प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के अंदर कुछ गलती आ जाती है तो फिर आपको लॉगिन के थ्रू ग्रीवेंस रेज करना पड़ता है। फिर वो करेक्शन करने के बाद फिर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट आती है। फाइनल मेरिट लिस्ट के अंदर जो आपका SLGMN होगा, स्टेट लेवल जनरल मेरिट नंबर, वो फाइनल होगा। और फाइनल मेरिट लिस्ट के बाद आप कोई भी चेंजेस उसके अंदर नहीं कर पाओगे। और जो आपका SLGMN जो आपको फाइनल मेरिट लिस्ट के अंदर देखने को मिलेगा, उसके बेसिस के ऊपर ही आपको कोई भी एक कॉलेज अलॉट होता है आफ्टर कंप्लीटिंग योर ऑप्शन फॉर्म फिलिंग। ठीक है, तो आई होप इसका जवाब मैंने आपको शॉर्ट में दे दिया है। इसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बना दूंगा कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाने के बाद एग्जैक्टली क्या क्या स्टेप फॉलो करनी होती है। देन नेक्स्ट डाउट आप देख सकते हो, नॉन क्रीमिलियर रिसिप्ट से रजिस्टर हो जाएगा। तो दोस्तों, आपके जो भी कैटेगरी के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे कि आपकी कास्ट वैलिडिटी, EWS सर्टिफिकेट, नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट, अगर आप रजिस्ट्रेशन के टाइम पे इन सब डॉक्यूमेंट्स की रिसिप्ट भी अपलोड कर देते हो तो चल जाएगा। ठीक है, बट आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कब सबमिट करना है, जब भी आपका गैप अराउंड होता है तब उसमें आपको ऑप्शन फॉर्म फिल करना होता है। ऑप्शन फॉर्म में आपको कॉलेजेस की लिस्ट पुट करनी होती है। अभी कॉलेजेस की लिस्ट पुट करने के बाद आपको उसमें से एक कॉलेज अलॉट होता है। जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ है, अगर आप उस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको उस कॉलेज के अंदर जाके, फिजिकली जाके, उधर जाके एडमिशन करवाना पड़ता है। और जब आप एडमिशन की प्रोसेस कंप्लीट करते हो उस टाइम आपको आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं। बट जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो आप उस डॉक्यूमेंट की रिसिप्ट भी अपलोड करोगे तो आपका जो वेरिफिकेशन है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। बट इन केस अगर एडमिशन के टाइम पे भी आप आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं दे पाते हो तो फिर आगे जाके आपका जो कैटेगरी है वो ओपन में भी कन्वर्ट हो सकता है। इसलिए आप ट्राई कीजिए कि आप आपका डॉक्यूमेंट जल्द से जल्द लेके आ सकते हो। देन नेक्स्ट डाउट है, फॉर्म फिलिंग के टाइम TFWS का ऑप्शन बता ही नहीं रहा है। तो दोस्तों, पहले मैंने बहुत सारे वीडियोस में आपको ऐसा कहा है कि अगर आप लोग डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग में एडमिशन ले रहे हो तो आपको TFWS का ऑप्शन नहीं होता। TFWS का ऑप्शन उन स्टूडेंट्स को होता है जो लोग 12th करके इंजीनियरिंग में एडमिशन लेते हैं, यानी कि जो लोग पहले 12th करते हैं, फिर जो भी उनकी एंट्रेंस एग्जाम है, CET या फिर JEE देते हैं, और फिर उसके बाद जब वो फर्स्ट ईयर के अंदर एडमिशन लेते हैं तब उनको TFWS मिलता है। बट अगर आपने 10th के बाद डिप्लोमा किया है, डिप्लोमा के बाद अभी आप डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग में एडमिशन ले रहे हो तो आपको TFWS नहीं मिलता। तो आई होप मैंने आपको ये डाउट क्लियर कर दिया होगा। इसके पहले भी मैंने आपको ये बताया है, बट फिर से आज के वीडियो में मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग के लिए TFWS नहीं होता। देन नेक्स्ट डाउट है, व्हाट इफ आई एम OBC स्टूडेंट बट एनुअल इनकम इज़ मोर देन 8 लाख। तो दोस्तों, अगर आपकी कैटेगरी OBC SC वगैरह ऐसी है और अगर आपकी जो इनकम है 8 लाख से कम होती है तो आप लोग जो स्कॉलरशिप्स होते हैं उनकी बेनिफिट्स ले सकते हो, और आपकी कैटेगरी के लिए जो भी फ़ीस अलॉटेड है उतनी फ़ीस आपको पे करनी होती है। बाकी जो फ़ीस होती है वो अपनी गवर्नमेंट पे करती है। बट ये कंडीशन उन स्टूडेंट्स की लागू होती है जिनकी इनकम 8 लाख से कम है। तो अगर आप एक कैटेगरी के स्टूडेंट हो और अगर आपकी इनकम 8 लाख से ज़्यादा है तो उस केस में मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस के अंदर आपको जो ओपन कैटेगरी की फ़ीस होती है वही फ़ीस पे करनी होती है। अभी वो डिपेंड करता है कि आपका एडमिशन कौन से कॉलेज में हुआ है, तो आप उधर जाके बता सकते हो कि मेरा जो इनकम है, एनुअल इनकम, वो 8 लाख से ज़्यादा है, और फिर उसके अकॉर्डिंग आप आपकी फ़ीस जो है पे कर सकते हो। बट मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में अगर आपकी इनकम 8 लाख से ज़्यादा है तो आपको ओपन कैटेगरी की फ़ीस पे करनी होगी। तो आई होप आपको ये डाउट भी क्लियर हो गया होगा। देन नेक्स्ट डाउट है, मैंने रजिस्ट्रेशन करके पे कर दिया है, ठीक है,
तो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपकी जो फ़ीस होती है वो आपको पे करनी होती है। कैटेगरी में हो तो 800 बोलेंगे, और अगर आपकी कैटेगरी ओपन है तो आपको 1000 रुपीज़ फ़ी पे करनी होती है, ठीक है। तो इसका ऐसा सवाल है रिफ़ंड चाहिए तो मिल सकता है क्या, क्योंकि मैं डायरेक्ट एडमिशन ले रहा हूँ। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आप लोगों को इंस्ट्रक्शंस के वीडियो में ऑलरेडी बता के रखा है कि एक बार आप CET सेल को फ़ीस पे कर देते हो, जो भी आपकी 1000 रुपीज़ फ़ी हो गई या फिर 800 फ़ीस हो गई या फिर जो भी आपकी सीट एक्सेप्टेंस फ़ीस होती है, आप एक बार पे कर देते हो तो उसके बाद आपको वो पैसे रिफ़ंड नहीं मिलते हैं। तो इसका जवाब ऐसा है कि अगर आप अभी डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको वो फ़ीस रिफ़ंड नहीं मिलेगी। तो आई होप मैंने आपको ये डाउट क्लियर कर दिया होगा। देन नेक्स्ट डाउट है, OBC कैटेगरी से हो, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद भी ओपन में कन्वर्ट हुआ हो। हाँ, तो दोस्तों ये जो कॉमन प्रॉब्लम है वो बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ हुआ है। जिन स्टूडेंट्स ने ई-स्क्रूटिनी सिलेक्ट किया था उन्होंने डॉक्यूमेंट सारे अपलोड कर दिए थे, बट उन्हें अभी क्या नोट बता रहा है कि उनकी जो कैटेगरी वो ओपन के अंदर कन्वर्ट हो गई है। तो दोस्तों इसमें मैं आपकी कुछ भी हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले ही सजेस्ट किया था कि अगर आप फिजिकल स्क्रूटनी करते हो और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो जो भी स्क्रूटनी सेंटर पे अवेलेबल होंगे वो आपका डाउट सॉल्व कर देंगे। बट बहुत से स्टूडेंट्स फिजिकली भी जाके आए स्क्रूटनी सेंटर में, उन्होंने ऐसा कहा कि आपने ई-स्क्रूटिनी सिलेक्ट किया है तो वो भी कुछ हेल्प नहीं कर सकते। तो अगर वो हेल्प नहीं कर सकते तो मैं भी आपकी यहाँ पे हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि अगर आपको ऐसा मैसेज आ रहा है तो मे बी ऐसा कोई प्रॉब्लम होगा कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो गलती से आपने गलत अपलोड कर दिया हो, या फिर आपका जो डॉक्यूमेंट है वो ब्लर अपलोड हो गया हो, और जो भी ई-स्क्रूटिनी सेंटर में चेक कर रहे हैं आपके डॉक्यूमेंट्स उन्हें वो प्रॉपरली विजिबल नहीं हो रहा होगा। तो उस केस में आपको ऐसा जो नोट है वो देखने को मिल सकता है। तो इसके अंदर मैं आपको कुछ भी हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही सजेस्ट किया था कि अगर आप फिजिकल स्क्रूटिनी करते हो तो वो बहुत ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू ई-स्क्रूटिनी। तो आई होप इसका जवाब भी मैंने आपको दे दिया है। देन नेक्स्ट डाउट है, ऑप्शन फॉर्म में कितने कॉलेज का ऑप्शन डाल सकते हैं मैक्सिमम। तो ऑप्शन फॉर्म में आप कितने कॉलेज डाल सकते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट जो मैक्सिमम नंबर होता है वो चॉइस कोड के ऊपर डिपेंड करता है। चॉइस कोड मतलब क्या होता है मैंने आपको ऑलरेडी बहुत बार बता के रखा है। अगर आपको नहीं पता कि चॉइस कोड क्या होता है तो आप सीट मैट्रिक्स की वीडियो में जाके चेकआउट कर सकते हो, या फिर कट ऑफ जिसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था वो वीडियो में जाके चेकआउट कर सकते हो कि चॉइस कोड क्या होता है। तो यहाँ पे एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ कि आप मैक्सिमम 300 चॉइस कोड्स आपके ऑप्शन फॉर्म में पुट कर सकते हो। फिर से एक बार बता रहा हूँ, आप 300 चॉइस कोड्स पुट कर सकते हो, 300 कॉलेजेस नहीं, 300 चॉइस कोड्स, ठीक है। तो आप ऑप्शन फॉर्म के अंदर मैक्सिमम 300 चॉइस कोड पुट कर सकते हो। तो आई होप इसका जवाब भी मैंने आपको अच्छे से दे दिया है। तो दोस्तों यही थे कुछ डाउट्स जिनके आंसर आज की वीडियो में मैं आप लोगों को देने वाला था। अगर आपको आज की जानकारी हेल्पफुल रही होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, आने वाले अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपको एडमिशन से रिलेटेड सारी अपडेट्स व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भेज दी जाएगी। अगर आपके और भी कुछ डाउट्स हो तो वैसे आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हो। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ।